Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you're all healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have Introduction to Graphs, chapter number 15. जब हम बात करते हैं ग्राफ्स की तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ग्राफ्स को पढ़ना जरूरी ही क्यों है। देखिए बच्चों, अभी अगर मैं आपको अभी का सिनेरियो बताऊं तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है आपका, बट फर्दर यू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर सो यू विल फाइंड दैट कि ग्राफ्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हीं की हेल्प से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डाटा को बहुत ही मतलब इनोवेटिव वे से अपना डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यही आपको स्टैंड आउट कराते हैं आपके पीयर ग्रुप में। ओके, तो यहाँ पर ग्राफ का जो बेसिक रीजन है वो ये है कि हम डाटा को कितना अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, इंटरप्रिटेट कर पाए, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। So now we start with introduction. A graph is a pictorial representation or a diagram that represent the data in an organized manner. The purpose of graph is to represent numerical data in a graphical form. Data can also be represented in a tabular form. However, when data is represented in a graphical form, it becomes much easier to understand. The purpose of the graph is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily, and clearly. Thus, graphs are visual representations of data collected. Data can also be presented in the form of a table. However, a graphical representation is easier to understand. This is true in a particular when there is a trend or comparison to be shown. बात यहाँ पर यह आती है, आपने बहुत ही कॉमन लाइन सुनी होगी कि अगर आपको कुछ भी याद करना है तो उसे विजुअलाइज कर लीजिए, उसकी पिक्चर फॉर्म याद कर लीजिए। तो जब बात आती है डाटा की, अंडरस्टैंडिंग की, और इतना ज्यादा डाटा जिसे मतलब अगर हम वर्ड्स वाइज में देखेंगे ना तो हम बोर हो जाएंगे, बट जब हम उसी डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक इनोवेटिव वे में, थोड़ा सा कलरफुल, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के साथ, ब्यूटिफिकेशन ये नहीं कि मुझे का मतलब मेकअप करना है, मतलब रिप्रेजेंटेशन इतनी ऑर्गेनाइज वे में हो जाती है कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और सारे जो हमारे डाटा है वो हमें एक बार के लिए हमारे माइंड में रिकॉग्नाइज भी हो जाते हैं। नाउ अ लाइन ग्राफ, you would have come across the following types of graphs in newspapers and magazines. They are called line graphs. A line graph display that data that change continuously over periods of time. Line graphs, also called line charts, are used to represent quantitative data collected over a specific subject and a specific time interval. All the data points are connected by a line. Data points represent the observations that are collected on a survey or research. The line graph has an x-axis and y-axis. तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हमें पता ही था क्योंकि हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होंगे ही होंगे। लाइन ग्राफ का मतलब आप सिंपल ये समझिए, जब मैं बोल रही हूँ बार ग्राफ तो मैं बार रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ पाई चार्ट तो मैं सर्कल बना रही हूँ, राइट। पिक्टोरियल ग्राफ तो मैं पिक्चर्स बना रही हूँ। तो लाइन ग्राफ का मतलब सिंपल सी बात है कि लाइन से ही हम मेंशन कर रहे होंगे। और लाइन आपकी क्या होती है, आपने ना कुछ डाटा देखे होंगे कुछ इस तरीके के, ऐसी कुछ लाइंस देखी होंगी, तो कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिल रहा है। Definition: a line graph is a type of a chart or graph that is used to show information that changes over time. A line graph can be plotted using several points connected by straight lines. For example, यहाँ पर देखिए आपका y एक्सिस, आपका x एक्सिस। y एक्सिस पर हमेशा आपके नंबर्स होंगे, x एक्सिस पर आप किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो होगा। अब यहाँ पर आ रहा है कि जनवरी में आपका बाईसाइकिल जो सोल्ड हुआ उसका नंबर कितना है, तो यहाँ पर जनवरी 50, देन वो फरवरी में कम हो गया। देखिए आपको ये स्लो डाउन दिखाना, अगर आप वैसे भी ऑब्जर्व ना करते तो आप बोलते ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो ऊपर नीचे हो रहा है यानी कि कभी सेल ऊपर जा रही है कभी सेल नीचे जा रही है। तो आप ये समझे कि मार्केटिंग वर्ल्ड में आपके लाइन ग्राफ बेसिकली ग्राफ्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ द फॉलोइंग ग्राफ शोज जैस्मिन्स हाइट चेंजेस, अंडरस्टैंड द ग्राफ एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट्स फॉलो। सो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हाइट इन इंचेस है और एज ऑफ जैस्मिन, तो 0 जब थी तब तो कोई हाइट मतलब लिटिल बिट, देन 2 की एज में उसकी जो हाइट हुई दैट इज, ये देखिए लाई कर रहा है 30 एंड 40 के बीच में, तो यू कैन से कि थोड़ा 40 या फिर 38 समथिंग उनकी हाइट होगी। नाउ व्हाट वाज जैस्मिन्स हाइट व्हेन शी वाज 4 इयर्स ओल्ड, तो 4 पे जाते हैं हम एंड देन इट इज 40, कुछ 42 समथिंग। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 40 इंचेस उसकी हाइट है। देन व्हाट इज द चेंजेस इन जैस्मिन हाइट फ्रॉम 2 इयर्स ऑफ एज टू 6 इयर्स ऑफ एज। सो 2 इयर्स ऑफ एज में कितनी थी, 35, और 6 इयर्स 50। सो आप ये 50 माइनस 35 कर देंगे तो 15 इंचेस का आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्हेन वाज जैस्मिन 65 इंचेस टू, तो यहाँ पे आपने 65 चेक किया, 8 इयर्स, तो आप आंसर कर दोगे 8 इयर्स। इस तरीके से आप इसे
रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ टाइम टेम्परेचर ग्राफ. व्हेन देवांशी फेल्ट सिक, her doctor maintained a record of her body temperature taken every 4 hours. It was in the form of a graph shown in figure A and figure B. We may call this a time temperature graph. It is a pictorial representation of the following data given in tabular form. So ये टाइमिंग दी हुई है 7 AM कितना टेम्परेचर था 37, 11 AM कितना टेम्परेचर था 40. तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे टेम्परेचर मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे अपनी टाइमिंग. ये जो बच्चा आपको एक क्रिस क्रॉस दिख रहा है ना, इसका मतलब ये होता है कि जब हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे, तो आपने देखा हमने टेम्परेचर डायरेक्ट 30 से स्टार्ट किया है. तो जब भी आप 0 से स्टार्ट नहीं करते तो यू हैव टू शो दिस क्रिस क्रॉस. ओके, सो यहाँ पर आप इजिली प्लॉट कर सकते हैं. 7 PM पे 7 AM पे कितना टेम्परेचर था 37, 11, 40. तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड यू जस्ट हैव टू कनेक्ट दिस डॉट्स विद द लाइंस. Now a graph on performance. The given graph figure C represents the total runs scored by two batsmen A and B during each of the 10 different matches in a year 2023. Study the graph and answer the following question. What information is given on the two axis? Y axis पे runs scored करे हैं और X axis पर matches हैं आपके. Next, among the two batsmen who is steadier, how do you judge it? Steadier का मतलब होता है कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो स्टेबल है, राइट? तो आप इसका आंसर करेंगे बैट्समैन ए has one great peak but many deep valleys. He does not appear to be consistent. B, on the other hand, has never scored below a total of 40 runs. तो बच्चों इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो. बाकी के दो क्वेश्चंस आप खुद देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि आपका आंसर वहां पर कैसे आया. नेक्स्ट, now students we have exercise 15.1. The given graph describes the distance of a car from a city P at different times when it is traveling from city A to city B, which are 350 kilometers apart. Study the graph and answer the following question. What information is given on the two axes? Axis Y पर distance from P in kilometer and axis X पर हमारा जो है वो टाइम है. फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट हो गया. फ्रॉम वेयर एंड व्हेन डिड द कार बिगिन इट्स जर्नी. कहां से स्टार्ट करी? 8 बजे करी थी जर्नी स्टार्ट 0 से. ओके, नेक्स्ट, हाउ फार डिड द कार गो इन द फर्स्ट आवर. यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक वो कहां तक चलेगी? तो वो चलेगी 50 किलोमीटर तक. नाउ हाउ फार डिड द कार गो ड्यूरिंग द सेकेंड आवर, द थर्ड आवर. तो आपको अब सेकेंड के लिए और थर्ड के लिए दोनों के लिए बताना. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं. थर्ड के लिए देखिए आप, फर्स्ट ये है तो सेकेंड होगा 92. तो 50 से कहां चले गए वो? 150 किलोमीटर पर. 150 किलोमीटर से कहां पर गए? 200 किलोमीटर पर. नाउ वाज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स. हाउ डू यू नो इट? यानी कि उनका जो स्पीड थी क्या वो सेम थी? तो आप देखिए, आपको ये डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम. आपके पास टाइम है, आपके पास स्पीड है, आपको डिस्टेंस, सॉरी, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो वाज द स्पीड सेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स. तो आपका पहले क्या आया? टाइमिंग 1 घंटा ले लेते हैं, टाइमिंग 60 मिनट्स या फिर 1 ले लेते हैं. आपकी थी 50, तो ये था 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, स्पीड. फिर डिस्टेंस इनटू टाइम. फिर आता है दूसरा स्पीड आपकी, दैट इज 9 to 10. सो आप 9 to 10 में अगर स्पीड कैलकुलेट तो 1 आवर. फिर आपकी वो आई है, माइनस करोगे आप 50 एंड देन इट इज गोज टू ये. तो फिर आपका आंसर क्या होगा? आप अगर 2 घंटे से देखेंगे तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो और आंसर बता सकते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डिड द ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6. डिड द कार स्टॉप फ्रॉम सम ड्यूरेशन एट एनी प्लेस? जस्टिफाई योर आंसर. हाँ, वो आपके रुकी है 11 to 12 पर. क्यों? क्योंकि जो ग्राफ दिख रहा है वो आपको सेम दिख रहा है टाइमिंग के लिए. 11 to 12 वो एक ही टाइमिंग पे थे, इसलिए आप कह सकते हो कि हाँ वो स्टॉप हुई है. नाउ व्हेन डिड द कार रीच सिटी बी? कितना डिस्टेंस है सिटी बी में? 350 किलोमीटर. तो सिटी बी वो पहुंची है 2 बजे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 2. The following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of a week. So ये आपका ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए. ये जो डॉटेड लाइन है ये है आपका फोरकास्ट और ये है आपका एक्चुअल टेम्परेचर. अब एक्स एक्सिस पर आप, वाई एक्सिस पर आपका टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पर आपके पास डेज है. ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर? तो जहां पे भी दोनों लाई कर रहे होंगे यानी कि ट्यूसडे सेम है,
यहाँ पर भी ये सेम ही लग रहा है फ्राइडे। तो ट्यूसडे और फ्राइडे जो टेम्परेचर था वो सेम है। नाउ व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक? मैक्सिमम कब था? तो मैक्सिमम आपका था संडे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन अ सिटी द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 5 days इन द मंथ ऑफ जनवरी इज गिवन बिलो। यानी कि आपको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 और ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 6 to 7। तो बच्चों इसके लिए आप बहुत आराम से एक लाइन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। Now we have question number 4. The given graph shows the sales of two cars, car A and car B, in different periods of time. Study the graph and answer the following question. What information is given on the two axes? तो x यानी कि y एक्सिस पर आपको सेल्स ऑफ कार है और आपके x एक्सिस पर क्या है? आपके मंथ्स। Which line shows the car B? कार बी को कौन सी लाइन शो कर रही है? तो कार बी को आपकी डॉटेड लाइन शो कर रही है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ कार बी इन जून? तो आप जून को देखेंगे और जून में आपकी कार बी की जो टोटल सेल है वो है 50। आप बहुत इजी, मतलब ग्राफ को रीड करना बहुत इजी है आपके लिए। इन विच मंथ वॉज द मैक्सिमम सेल्स ऑफ कार ए? तो कार ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन से और उसने रीच किया है ये, तो जून में ही उसका भी हाईएस्ट सेल हुआ था, दैट इज 60। ओके, नाउ सम एप्लीकेशंस। अब बात आ जाती है एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि ग्राफ को हम यूज कहां पर करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं। In everyday life, you might have observed that the more you use a facility, the more you pay for it. If more CNG, petrol, electricity is consumed, the bill is bound to be high. If less CNG, petrol, electricity is used, then the bill will be easily manageable. This is an instance where one quantity affects the another. Amount of CNG, petrol, electricity bill depends on the quantity of CNG, petrol, electricity used. We say that the quantity of CNG, petrol, electricity is an independent variable or sometimes control variables, and the amount of CNG, petrol, electricity bill is the dependent variable. The relation between such variables can be shown through graph. यहाँ पर देखिए आपको दो चीजें बताई। अभी वेरिएबल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था जहां पर आपका डायरेक्ट वेरिएबल और इनडायरेक्ट वेरिएबल आया था। अब यहाँ पर आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल इन रिलेशनशिप उस वैल्यू इज सब्जेक्ट टू चॉइस, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं डालेगी उसकी वैल्यू पर। बट डिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल इन रिलेशनशिप उस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है। सो आप यहाँ पे देखिए क्वांटिटी एंड कॉस्ट। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्वांटिटी ऑफ सीएनजी एंड इट्स कॉस्ट। तो अगर नंबर ऑफ केजी ऑफ सीएनजी 10 है, यानी कि 10 केजी है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 500। 15 है तो कितनी होगी? 750। 20 है तो कितनी होगी? 1000। सो प्लॉट अ ग्राफ टू शो द डाटा। लेट अस टेक अ सूटेबल स्केल ऑन बोथ द एक्सिस गिवन फिगर। आपको यहाँ पर क्या लेना है? पहले अपना वाई एक्सिस और अपना एक्स एक्सिस लेना है। जब आप डिपेंडेंट वाले का देखेंगे तो आप देखेंगे कि जिस जिस तरीके से आपका अमाउंट बढ़ेगा वो चेंज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। मार्क नंबर ऑफ केजी along the horizontal axis and mark cost of CNG along the vertical axis। तो ये आपको पता ही है। प्लॉट द पॉइंट्स, आप ये पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं कि 10 केजी पर कितना था? 500 था। तो आपने यहाँ गए तो यहाँ पर 10 और 500 आपने मेंशन कर दिया। दूसरा 15 पर आपका कितना था? आपका 750 था। फिर आपका ये है 20 पे कितना था? 1000 था। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका एक स्ट्रेट लाइन, मतलब इंक्रीजमेंट की लाइन आपकी यहाँ पर ड्रॉ हो रही है। नाउ एक्सरसाइज 15.2, draw the graph for the following tables of values with the suitable scales on the axis intersect on the deposits for a year। यानी कि आप देखिए कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 1000। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं 1000 तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 80। अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं 2000 तो आपको सिंपल में इंटरेस्ट मिल रहा है 160। तो आपका जो ग्राफ होगा थोड़ा नीचे की तरफ होगा और आप इसे मेंशन कर सकते हैं। डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? डज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर अ ईयर एंड to get an interest of 280 per year, how much money should be deposit? तो यहाँ पर पूछा है use the graph to find the interest on 2500। यहाँ पे आपको 3000 का दिया हुआ है और 2000 का दिया हुआ है, मिड में आएगा आपका। सो 2000 एंड 3000 का 160 एंड 240। सो दैट इज योर 200 रुपीज। ओके, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि 2500 पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 200। फिर आपका आता है 280 आपको कब मिलेगा? 280 आपको मिलेगा 3000 पर। अगर आपको 240 मिलता है और यहाँ पे तो 3500 पर आपको मिल जाएगा 280 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट। तो बच्चों बहुत ही ईजी है, बस आपको इसी तरीके से देख के बताना है। और कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस है आपके पास, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑरेंजेस और उनका इंटरेस्ट दिया हुआ है SI इन रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप इसे भी इसी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरीके से होगा।
So Vardhan can ride a scooter constantly at a speed of 30 kilometers per hour. Draw a time distance graph for this situation. Use it to find the time taken by Vardhan to ride 75 किलोमीटर. तो 75 किलोमीटर में कितना होगा? अगर एक घंटे में 1 आवर में 30 किलोमीटर हैं तो 75 किलोमीटर में कितना होगा? तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. और बच्चों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर हो जाती है खत्म और साथ के साथ आपका चैप्टर भी. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर. टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे.